जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूजीसी एनटीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंपलसरी पेपर फॉर ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए होता है, उसमें हम हायर लर्निंग को पढ़ रहे हैं। और हायर लर्निंग जो है आपका यूनिट 10 है, तो इनसे रिलेटेड हमने प्रीवियस के 2 वीडियोज कर लिए हैं और इससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग रहा होगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। मेजरिंग प्रोडक्टिविटी इन हायर एजुकेशन इन चैलेंजिंग ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। उच्च शिक्षा में उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी जो मापना होता है वो निम्नलिखित कारकों के चलते चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जब भी देखते हैं हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट अगर जो भी खर्च कर रही है, जो भी स्टूडेंट जो है रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत सारी शोध करनी होती है उनको, तो उन शोध में अगर उनका मेजरमेंट करें कि कितनी प्रोडक्टिविटी, क्या कुछ नया इनोवेट होके आ पा रहा है, तो कह रहे हैं कि उसको जब मेजरमेंट करते हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो चुनौती पेश कर देते हैं। तो ये है कि ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आउटपुट्स, बहुल निर्गतों का संयुक्त उत्पादन, यानी बहुत सारे निर्गत का संयुक्त उत्पादन हो जा रहा है। यह विषम जातीय आगत व निर्गत, हेट्रोजेनियस इनपुट एंड आउट, समय के साथ गुणवत्ता में परिवर्तन या संकाय में गुणवत्ता के प्रति उदासीनता, यानी इंडिफरेंस टूवर्ड्स क्वालिटी एमंग फैकल्टी, अलग अलग फैकल्टी में जो है उसमें गुणवत्ता के प्रति उदासीनता देखने को मिल रहा है। यह संस्थाओं और पद्धतियों में गुणवत्ता का अंतर है, यानी जो भी क्वालिटी वेरिएशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम्स। तो यहाँ पे देखिए वही रिसर्च से संबंधित एक क्वेश्चन बनाया गया है कि जब हायर लर्निंग में आपको प्रोडक्टिविटी मेजर करना है तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो चुनौती पेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसका ऑप्शन जो है ए बी सी ई। ए बी सी, तो ए बी सी ई में जो भी चुनौतियाँ पेश करती हैं उसमें एक ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल आउट्स, विषम जातीय आगत व निर्गत, समय के साथ गुणवत्ता में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और संस्था और पद्धतियों में भी गुणवत्ता का अंतर देखने को मिलता है। तो ये जो कारक है, बहुल निर्गतों का संयुक्त उत्पादन, विषम जातीय आगत व निर्गत, समय के साथ गुणवत्ता में परिवर्तन, संस्थाओं और पद्धतियों में गुणवत्ता का अंतर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हमारे देश के अन्य समान इंजीनियरिंग कॉलेज से अलग है। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि IIT में इंजीनियरिंग का विज्ञान सिखाया जाता है। IIT में इंजीनियरिंग का विज्ञान सिखाया जाता है, जबकि सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में अधिकांशतः इंजीनियरिंग का जो है टेक्निकल पक्ष जो सिखाया जाता है। अब इसमें आप कितने सहमत हैं? आपको कथन 1, 2 दोनों दिया है, दोनों सत्य है नहीं है, एक दूसरे को वो करते हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, सबका सपना होता है, तो ऐसे में ये हमारे देश के अन्य सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से अलग है। सही है। IIT में इंजीनियरिंग का विज्ञान यानी इंजीनियरिंग का जो साइंटिफिकल जो पक्ष है वो सिखाया जाता है, जबकि जो सामान्य नॉर्मल कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें अधिकांशतः इंजीनियरिंग का तकनीकी पहलू सिखाया जाता है। ये कथन गलत है। प्रैक्टिकल अप्रोच वहाँ पे अपनाया जाता है, तभी तो आप देखते हैं IIT के द्वारा बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल किए जाते हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें उनके द्वारा निकाली जाती है। तो सिर्फ अगर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ाते, प्रैक्टिकल अगर कुछ नहीं कराते, तो विदाउट प्रैक्टिकलिटी कि वो कुछ नया इनोवेट कर पाते, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में किसके द्वारा सुधार लाया जा सकता है? संकाय के सदस्यों और विद्यार्थियों को अनुशासित करके, संकाय के सदस्य और विद्यार्थियों में सुधार लाकर, संकाय के सदस्यों और विद्यार्थियों को अच्छे विदेशी विश्वविद्यालय की अभिज्ञता देकर, या उच्च शिक्षा संस्थाओं के निजीकरण को प्रोत्साहन देकर, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देकर। तो थोड़ा सा आपको ये लग भी रहा होगा कि इसमें कौन कौन सा सही होना चाहिए, क्योंकि जो हायर एजुकेशन है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको विदेशी संस्थानों में मेल करा दें। तो संकाय जो फैकल्टी है, उनके जो सदस्य हैं और विद्यार्थी हैं, उन पर इम्प्रूवमेंट करिए, और फैकल्टी के सदस्य और विद्यार्थियों को अच्छे विदेशी विश्वविद्यालय की अभिज्ञता प्रदान करके, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देकर, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करके। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन GCED, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एम्स एट वैश्विक नागरिकता शिक्षा GCED का उद्देश्य क्या है? मेकिंग स्टूडेंट्स टू बिकम मेंबर ऑफ UNO यानी विद्यार्थियों को UNO का सदस्य बनने के लिए तैयार करना। दूसरा, हेल्पिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कंटेम्प्रोरी ग्लोबल चैलेंज, विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना। तीसरा, विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना।
चौथा, विद्यार्थी को विदेश सेवाओं में जाने के योग्य बनाना। विद्यार्थियों को राजनयिक बनने के योग्य बनाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ देखिए, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य सभी उम्र के शिक्षार्थियों को अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित समाज के निर्माण में स्थानीय और विश्व स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है। GCED 3 क्षेत्रों पर आधारित है: संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। GCED के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें है कि विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में मदद करना, विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना। बाणभट्ट की कादम्बरी में उत्तम शिक्षा का वर्णन 64 कलाओं का ज्ञान रखने के रूप में किया गया है। इन 64 कलाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो ये बाणभट्ट की कादम्बरी में कहा गया है कि उत्तम शिक्षा का वर्णन 64 कलाओं का ज्ञान रखने के रूप में किया गया है। इन 64 कलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? केवल गायन और चित्रण शैली जैसी कलाएं, केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कलाएं, कलाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयुर्विज्ञान, कलाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभियांत्रिकी आयुर्विज्ञान, गणितशास्त्र विज्ञान और कई अन्य विषय। देखिए, जो बाणभट्ट की कादम्बरी है, बाणभट्ट की कादम्बरी में उच्च शिक्षा के लिए 64 कलाओं का ज्ञान होना सुनिश्चित किया गया है। इन 64 कलाओं से कलाएं व्यावसायिक पाठ्यक्रम अभियांत्रिकी आयुर्विज्ञान, गणितशास्त्र, ये सबको स्थान दिया गया है। प्राकृत भाषा का संस्कृत के साथ बहुत से स्तरों पर समानताएं और विभिन्नताएं हैं। जो प्राकृत भाषा है उसका संस्कृत के साथ बहुत से स्तरों पर समानताएं और विभिन्नताएं हैं। प्राकृत भाषा जब साहित्यिक प्रयोग के लिए सूत्रबद्ध की गई थी, तब जिस पारंपरिक वैदिक भाषा से उसकी भिन्नता थी वह क्या थी? अर्धमागधी, अपभ्रंश, पाली और हिंदी। प्राकृत भाषा को अपभ्रंश भी कहा जाता है। जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा को अपभ्रंश भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत से तटस्थ सांकेतिक बोली तथा भिन्न भिन्न भाषाओं के सबसे मिलकर बनी भाषा है। यह संस्कृत से ही सृजित हुई भाषा है। इसका प्रयोग प्राचीन साहित्य में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन हायर लर्निंग का उद्देश्य नहीं है? कैरियर का निर्माण, साक्षरता के स्तर में सुधार, शोध, अध्यापन। इम्प्रूविंग लिटरेसी लेवल, क्योंकि साक्षरता स्तर के लिए हायर लर्निंग करने की थोड़ी ज़रूरत है। बेसिक लर्निंग भी दी जाती है। इम्प्रूविंग लिटरेसी के लिए आप दीजिए, तो बेसिक एजुकेशन सिस्टम का काम है वो। तो ये साक्षरता स्तर में सुधार उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका है कैरियर का विकास, शोध कार्य, शिक्षण, अभ्यास। उच्च शिक्षा जो होता है वो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट पहला है, इट इज ऑब्वियस दैट इफ हायर एजुकेशन इज नॉट रेडिकली improve our administration and technical progress, our intellectual standards and social advance will be more seriously handicapped. This is a major recommendation of the University Education Commission. यह स्पष्ट है कि यदि उच्चतर जो हायर एजुकेशन उसमें आमूल चूल परिवर्तन नहीं करते हैं तो हमारा प्रशासन और तकनीक की प्रगति, हमारे बौद्धिक मानक और सामाजिक विकास सर्वाधिक बाधित होंगे। यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है। दूसरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार की गई थी। जो यूजीसी बना है, यूजीसी की क्या स्थापना ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर हुआ था। दोनों में से हमें सही उत्तर का तलाश करना है। तो देखिए, इसमें कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। यानी ये कहा जा रहा है, जो सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार ही हुआ था। निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC एरिक एक इकाई है? निम्नलिखित में से किस संगठन में एरिक एक इकाई है? NCT में, NCERT में, NIEP में, NRF में। तो किस में है ये? एरिक जो है NCERT में। एरिक का पूरा नाम क्या है? एरिक, इसका पूरा नाम क्या है? एजुकेशन रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस भी कहते हैं। एरिक जो है एजुकेशन रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन, जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस भी, इसके द्वारा निर्मित किया गया। NCERT की एक पहल है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान। और सामने दिया है चित्रकूट, हैदराबाद, बेंगलुरु, धर्मशाला। और यहाँ पे आपको इन्हें जो है सही से सुमेलित करना है। तो जैसे केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी संस्थान कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन धर्मशाला में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन इसको फिनिश करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। धन्यवाद।